आज जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा डेप्थ का टॉपिक है। मतलब ये बहुत ही घूमा फिरा, मतलब भारत के प्रधानमंत्री को वो पार्टी जो 30-35 वर्षों बाद पूर्ण मेजॉरिटी में है, वो पार्टी जो राष्ट्र के ज्यादातर राज्यों में जिसकी सरकार है, एक कानून ऐसा रहा जिसने राष्ट्र को 1 साल तक पकड़ के रखा और अंत में वो बिल वापस लेना पड़ा। वो सरकार जिसने आर्टिकल 370 जिसको कहा जाता था कभी नहीं हटाया जा सकता, उसको एक झटके में रिपील कर दिया और एक बिल लेकर पूरा राष्ट्र हिल गया और उस पार्टी को स्टेप बैक करना पड़ा और वो कानूनों को नहीं लेकर आ पाई। तो उस जो मैं मुद्दा अब लेने जा रहा हूं, फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर, वो कितना गंभीर मुद्दा है, आप इसके बारे में बात करिए। कई बार हम कृषि को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। हमको लगता है कि इकोनॉमी का एक सेक्टर है, लेकिन जब तुम एग्रीकल्चर के अंदर सही तरीके से आओगे तब तुम्हें पता चलेगा ये एक सेक्टर नहीं, ये एक सिस्टम है। ये एक सेक्टर नहीं, ये एक सिस्टम है। अब उसी गहराई में हम उतरने जा रहे हैं। रीजन ये है कि मैं योजना कुरुक्षेत्र की क्लास में आगे चलकर आने वाला कल जो टॉपिक मेरा होगा उसमें मैं तुम्हें बहुत ही नई कृषि सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। मैं तुम्हें ये जो खबर आई एडिटोरियल की सरकार 60,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देने की बात करी जो मनरेगा के बजट से भी ज्यादा है, उसके प्रभाव कहां होंगे, आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर को बाहर निकालने के लिए क्या तकनीकें उपलब्ध हैं। और जब मैं एग्रीकल्चर कहता हूं तो जीएस पेपर 3 में मैं 90 मार्क्स की बात करता हूं। तुम इसका अंदाजा लगा लो कि इसकी गहराई कितनी, 90 मार्क्स अकेले एग्रीकल्चर के पास है, अकेले एग्रीकल्चर के पास है। आप जाके देखिए 11 मेन टॉपिक इन्वॉल्व है जीएस पेपर 3 में। मैं भी पेपर 1 की बात नहीं कर रहा हूं, पेपर 2 में कानूनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एब्सोल्यूट तरीके से जीएस पेपर 3 में 11 इसके डायमेंशन एग्रीकल्चर के 90 मार्क्स मिनिमम जीएस पेपर 3 में। अब आप समझ लेना कि इस चैप्टर को जो हम डील करने जा रहे हैं उसकी गहराई कितनी ज्यादा है। अब एग्रीकल्चर पे जब हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में यहां डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगली क्लास पढ़ाने से पहले मुझे एग्रीकल्चर को उसके बेसिक फंडामेंटल के साथ आपको समझाना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी की किताबों में भी दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्ड है, निकल कर आया एगर प्लस कल्चर। आज गजोधर को छुट्टी दी है, बीमार है, कहीं घूमने गया। मैंने उसको कहा जाओ गांव देहात में घूम कर आओ और देखो कि क्या चीज चल रही है। तो गजोधर आज घूमने गया हुआ है, वो गांव का सर्वे करने गया है क्योंकि बड़ा गंभीर टॉपिक है, उसकी भी जान सूखी हुई है। 90 मार्क्स मेरे हाथ से निकल जाएंगे। 90 मार्क्स मतलब क्या होता है, 110 112 नंबर आते हैं, उसमें से 90 मार्क्स ही अकेले इसके पास टॉपिक है। तो चलो जरा इसको बड़ी गंभीरता से हम देख लेते हैं। तो एगर प्लस कल्चर, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एगर का मतलब होता है यहां पर जो लैटिन वर्ड है सॉइल, इसका मतलब होता है सॉइल, यानी कि मिट्टी में जो कल्चर यानी कि जो बोया जाने वाली चीज है, जो बोआई है। कल्चर वर्ड निकल रहा है कल्टीवेशन से, कल्टीवेशन यानी बोआई। तो मिट्टी में जो बोआई होती है, जो मृदा में बोआई का काम होता है, उसको बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, यानी सॉइल बेस है सारी खेती। सॉइल यानी कि मिट्टी का होना बड़ा जरूरी है। और जो उसमें जो कल्चर का मतलब होता है बुआई की एक संस्कृति होती है। जैसे हर फसल की बुआई का अपना एक अलग कल्चर होता है। धान की बुआई अलग होती है, गेहूं की अलग, गन्ने की अलग। ठीक है, कोई रोपड़ कृषि है, कोई जो है वो अलग तरीके से उसको बोया जाता है, आलू की अलग होती है। तो एग्रीकल्चर में फसलों के हिसाब से जो बुआई की तकनीकें होती है वो बदलती रहती है। इकोनॉमी इसको प्राइमरी एक्टिविटी कहती है। ठीक है, जब हम इसको बात करते हैं तो ये प्राथमिक उद्योग में है। प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक क्रिया है, यह प्राथमिक उद्योगों के अंतर्गत आता। अच्छा, जब हम बात करते हैं तो यह प्राथमिक उद्योग है। अब यहीं से बवाल शुरू होता है। उद्योग है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यानी अर्थव्यवस्था में इसमें जो लोग सम्मिलित हैं। अब ध्यान से इसकी गहराई को समझना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो इसको व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं। यानी ये क्या है, ये एक व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है। और व्यवसाय जो किया जाता है वो मुख्यतः लाभ यानी प्रॉफिट, ध्यान से लिखते जाना इसको, ये प्रॉफिट के लिए किया जाता है और इसी से अपनी आजीविका यानी लिवलीहुड चलाया जाता है। अब जरा ध्यान से इन दोनों शब्दों की गहराई समझ लेना कि लिवलीहुड ये जो है वो किस तरह से काम करता है। ये व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन है, ये ऑक्यूपेशन है। ठीक है, ये इंडस्ट्री हो गई,
ये प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई, प्राथमिक, यानी सभी उद्योगों में इसका स्थान पहला है। ये बाकी चीजों के लिए एक डेरिवेटिव्स का भी काम करता है, बाकी चीजों को स्टिमुलेट भी करता है। तो ये प्राथमिक उद्योग हो गया, राइट। दूसरा, ध्यान से इस बात को समझना, हम इसको लिंक करते चले जाएंगे। ये एक व्यवसाय है। व्यवसाय का मतलब होता है कि जो हम व्यवसाय में उद्यम इन्वॉल्व होता है, आप श्रम करते हैं, आप निवेश करते हैं। व्यवसाय की शर्तें क्या होती है? आप श्रम करते हैं, लेबर, आप इसमें निवेश करते हैं, आप इसमें पूंजी लगाते हैं, आप इसमें तकनीकी लगाते हैं, तभी तो व्यवसाय होता है। और आपको इसके बदले रिटर्न मिलता है। आप लेबर, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये सब लगाते हैं किसी भी व्यवसाय में, किसी भी ऑक्यूपेशन में। समय, श्रम, ठीक है, श्रम और समय लगाते हैं, टाइम अपना झोंकते हैं, और इसके बदले आपको रिटर्न की उम्मीद होती है, चाहे आप कोई भी ऑक्यूपेशन हो। तो इसमें रिटर्न की उम्मीद होती है, और रिटर्न आप अपने हिसाब से चाहते हैं, जिस हिसाब से आप श्रम लगाएंगे, जिस हिसाब से आप समय लगाएंगे, जिस हिसाब से आप निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, भाई हम बैलों की जगह ट्रैक्टर से हम करें, जिस हिसाब से आप पूंजी कैपिटल लगाएंगे, अच्छे बीज लाना, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था करना, जिस हिसाब से हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। तो इसमें इन सब चीजों के लिए निवेश, पूंजी और तकनीकी, ये जो तीन शब्द हैं, यानी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल और जो टेक्नोलॉजी है, इसके लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स इट, माई इंटरेस्ट। माई इंटरेस्ट, रुचि, इंटरेस्ट। अब जरा ध्यान से गहराई को समझना, जो ये बहुत बड़ा बवाल में हम एंटर करने जा रहे हैं। चैप्टर कल से शुरू होगा, आज तो खाली तैयारी चल रही है। अब इसका अंदाजा लगा लेना कि ये कितना गहरा टॉपिक है, ठीक है, कितना गहरा टॉपिक है और इसके कितने आयाम होंगे, जरा इसके बारे में समझ लेना। तो क्यों मैं निवेश करूं, क्यों मैं पूंजी लगाऊं, क्यों मैं टेक्नोलॉजी लगाऊं? आई हैव इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या? इंटरेस्ट क्यों? बिकॉज ऑफ, या तो ये मेरे बहुत फेवर का काम है, मेरा बहुत मन है इसमें। जैसे मान लो मैं जॉब में था तो मेरा पढ़ाने का हमेशा बड़ा मन हुआ, तो मैं यहां आ रहा हूं, मैं नई नई अपनी पूंजी लगा रहा हूं, अपनी टेक्नोलॉजी लगा रहा हूं, इनोवेशन कर रहा हूं कि इस तरह भी पढ़ाया जा सकता है, इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह से बच्चों को ऐप और दी जा सकती है, ऑडियो ऐप लॉन्च की जा सकती है। तो दुनिया भर का तामझाम मैं लेके चल रहा हूं। तो मेरा इंटरेस्ट है उसमें। इंटरेस्ट क्यों है? बिकॉज आई एम गेटिंग रिटर्न, नाम हो रहा है, लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एकेडमी का साइज बड़ा हो रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे रिटर्न बहुत अच्छा उसमें मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड। अब जरा किसान को यहां रख के देखो, एक किसान का ऑक्यूपेशन। क्या भारतीय किसान को बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है? क्या भारतीय किसान बहुत डेवलप कर पा रहा है? क्या भारतीय किसान बहुत खुशी खुशी ये काम कर रहा है? क्योंकि एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है तो उसमें कहा गया था अगर वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध हो तो ज्यादातर लोग खेती किसानी छोड़ना चाहते हैं। ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी। तो क्या भारतीय किसान खुशी खुशी ये काम कर रहा है? क्या भारतीय किसान को बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है? सोच के बताना मेरे को। क्या भारतीय किसान बहुत इंटरेस्टेड है? वो इसमें इनोवेशन करने के लिए उसको जो है वो बहुत प्रेरणा है, बहुत मोटिवेशन है उसके पास? और अगर ये चीज नहीं है, अगर ये चीज नहीं है तो वो निवेश क्यों लगाएगा जब उसको पता है मेरे मन का काम नहीं है, मजबूरी में करना पड़ रहा है। आज कोई और विकल्प हो, किसान का बेटा कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे खेत में नहीं जाऊंगा, मैं शहर जाकर मेडिकल स्टोर पे काम कर लूंगा, मैं मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल लूंगा, मैं खेत में सुबह शाम धूप में नहीं मरूंगा। हां या ना? तुमने भी अपने गांव देहात में अपने आसपास देखा होगा कि वो लड़का शहर चला जाएगा, वो मोबाइल की दुकान रिपेयरिंग का काम कर लेगा, वो परचून की दुकान डालेगा, वो खेत में काम नहीं कर रहा है। यस या नो? पंजाब की एग्रीकल्चर क्राइसिस का बहुत बड़ा हिस्सा यही है। पढ़ के देखना किसी दिन कि पंजाब में जो यूथ है वो कनाडा जाने के चक्कर में, कनाडा, और आज जो मोस्टली जो सिख फैमिलीज हैं वो कनाडा मूवमेंट करी, बच्चे वो कह रहे नहीं हम खेतों में काम नहीं करेंगे, इनकम है तो वो हम उस पे गुची का जूता पहनेंगे, लग्जरी मोबाइल लेंगे, आईफोन हम लेंगे और कनाडा जाएंगे, लेकिन खेतों में नहीं। राइट? तो अब मुझे बताओ, व्यवसाय को चलाने के लिए निवेश, पूंजी और तकनीकी, रुचि, इनकी बड़ी जरूरत है। तो कृषि एक व्यवसाय के रूप में, भारतीय कृषि एक व्यवसाय के रूप में, इसमें इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें, इंडियन एग्रीकल्चर एक व्यवसाय के रूप में कितना डेवलप हो पाएगा? बिना निवेश के, बिना पूंजी के, बिना तकनीक के, बिना इंटरेस्ट के मेरा व्यवसाय कितना डेवलप हो पाएगा?
अब तुम मुझे बताओ आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका अंदाजा लगा लो आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। राइट? तो चलो, इसका मतलब हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसका मोटिव लाभ नहीं सर्वाइवल हो गया है। व्यवसाय कर रहा हूं, लाभ कमा रहा हूं, अपनी आजीविका चला रहा हूं, परिवार चला रहा हूं, कंपनी चला रहा हूं, वेतन दे रहा हूं, यह लाभ हो गया इसी से। तो अब मैं लाभ नहीं, अब सर्वाइवल की जी लूं, कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे उद्योग में प्रवेश करने जा रहे हो जिसको कहा जा रहा है कि यह घाटे का सौदा है, यह लॉस मेकिंग है। तुम्हें डे वन से समझा दिया गया कि लॉस मेकिंग ऑक्यूपेशन है तुम्हारा ये, तुम केवल सर्वाइवल कर पाओगे, जी लोगे, जी लोगे। सो दिस इज द फैक्ट। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एरिया। और क्यों इंपॉर्टेंट है? इस आजीविका के लिए, इस लिवलीहुड के लिए भारत की 55% से ज्यादा आबादी इस पर निर्भर है। इंडिया की 55% आबादी मतलब समझ रहे हो, यूरोप अमेरिका की आबादी से भी कहीं ज्यादा। भारत की 55% आबादी का मतलब ये यूरोप पूरा मिला लो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज मिला लो, ठीक है, थोड़े बहुत और अमेरिका को मिला लो, इनकी आबादी से भी ज्यादा हमारी 55% आबादी एग्रीकल्चर में है। अब रिवर्स आ जाओ, अब रिवर्स आ जाओ कि भारत की 55% पढ़ा होगा ना तुमने, भारत की 55% आबादी एग्रीकल्चर में अपनी आजीविका यानी लिवलीहुड ढूंढ रही है, जिसके पास प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है पर्याप्त, और व्यवसाय के रूप में वो डेवलप। अब रिवर्स पढ़ते हैं हम कि भारत की 55% जो वर्कफोर्स है, लेबर फोर्स है, वो आजीविका के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जो कि अब प्रॉफिट मेकिंग ना होकर सर्वाइवल बेस पे है कि भैया जी खा लेंगे। व्यवसाय के रूप में वो विकसित इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय और श्रम तो वो लगा रहा है, निवेश पूंजी, तकनीकी और रुचि का सर्वथा अभाव है। तो एज अ ऑक्यूपेशन प्राइमरी उद्योग डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इतनी बड़ी आबादी की जो सामाजिक स्थिति का डाउन होना, उनके अंदर रूढ़ियों का होना, परंपराओं की जकड़न होना, प्रगतिशीलता ना होना, समावेशन ना होना, पैट्रियार्की का डोमिनेंस होना, भी बहुत सी समस्याओं के बारे में बात करूंगा। इकोनॉमी से निकलकर समाज में पहुंच गया, वो बहुत ही खतरनाक है। अब रीजन क्या है कि सरकारें हर साल इतना कुछ एग्रीकल्चर पे बजट देती हैं और उसके बाद भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हम किस क्षेत्र के बारे में, हम एक ऐसे ग्रे एरिया के बारे में बात कर रहे हैं जो जब हम आजाद हुए थे, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो भी हमारी स्थिति बहुत बेकार थी। हम बिल्कुल, हमारा किसान निचुड़ चुका था। ठीक है, आरसी दत्त जैसे इतिहासकारों ने क्या लिखा था कि शरीर पर व्यक्ति कपड़े पहनता है, हमारे किसानों के पास हड्डियों को ढकने के लिए चर्बी भी पर्याप्त नहीं है। यह उन्होंने लिखा कि जैसे शरीर को ढकने के लिए हम कपड़ों की जरूरत होती है ना, उन्होंने कहा कपड़े छोड़ दो, अगर एक किसान को नग्न भी खड़ा कर दो, न्यूड भी खड़ा कर दो, तो उसकी हड्डियां दिखाई पड़ी ढांचे के रूप में। उन हड्डियों को सही तरीके से ढकने के लिए पर्याप्त जो फैट यानी चर्बी की आवश्यकता, वो भी उसके शरीर में नहीं बची है। अंग्रेजों ने अपनी कृषि नीतियों से उसको निचोड़ के रख दिया। पर सवाल है कि 190 सालों की गुलामी के बाद जब हम निकले, तो इन इतने वर्षों में आजाद भारत में क्या हमने उन समस्याओं का निपटारा कर लिया? क्या आज भारतीय किसान आपको बहुत उन्नत दिखाई पड़ रहा है? अगर है तो रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर पे 60 के दशक के बाद, कृषि एक ऐसे व्यवसाय के रूप में डेवलप हुआ है। हर व्यवसाय में हैजार्ड होते हैं, जैसे हम लोग लगातार बोलते रहते हैं तो हमारी गला चोक होने की संभावना, नोट्स बन जाने की संभावना होती है। माइंस में जो लोग काम करते हैं उनके दबने की संभावना बनी रहती है। हर जगह ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होते हैं। लेकिन कृषि एक ऐसा व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ जहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, और माइनिंग इंडस्ट्री के बाद यानी कि खनन उद्योग के बाद सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर कृषि में है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर कृषि में है खनन के बाद। अंदाजा लगा के देखिए कितना ज्यादा गंभीर मुद्दा हमारे सामने आ गया है। तो रीजन क्या है कि जब हम कृषि सुधारों की इतनी बात कर रहे हैं तो कृषि में सुधार नहीं हो रहा।
और जो ये खबर आई कि 60,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देंगे, वो कहां यूज होगा? चलिए अब हम बात करते हैं कि कृषि, जब तक हम एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम यूज नहीं करेंगे, एज अ सिस्टम है, कृषि एक तंत्र है, कृषि कोई एक उद्योग नहीं है, एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब कंपोनेंट्स हैं, इसमें ढेर सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं, और कोई भी कंपोनेंट अगर खराब हुआ तो सिस्टम बैठ जाए। मान लो अभी आपका मोबाइल है जिस पर आप मुझे देख रहे हो, या लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन चली जाए तो हम कहेंगे ना कंप्यूटर खराब हो गया। तो हम ऐसे बोलते हैं एग्रीकल्चर की हालत खराब हो गई, कंप्यूटर खराब हो गया। लेकिन सीपीयू काम कर रहा है, जो डाटा आ रहा है वो आप बस देख नहीं पा रहे क्योंकि आपकी स्क्रीन खराब हो गई है, लेकिन डिजायर टास्क पूरा नहीं हुआ। मान लो स्क्रीन बिल्कुल ठीक ठाक है, जिससे आवाज मेरी आ रही है, जिसमें माइक कनेक्टेड है या जो आपका स्पीकर है वो खराब हो गया। अब आप मुझे देख रहे हो कि मैं हाथ जो ऐसे ऐसे हिला रहा हूं, लेकिन आप सुन कुछ नहीं पा रहे हो, तो आप कहोगे अरे यार मेरा कंप्यूटर खराब हो गया। ठीक है, आप मान लीजिए कुछ चैट करना चाहते हैं, हाय ओजांग सर मुझे एग्रीकल्चर में और समझना है, जानना है, मान लो कीबोर्ड खराब हो गया, तो अब आप अपनी बात मुझ तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, आप टाइप नहीं कर पा रहे हो मैसेज, तो आप कहोगे कंप्यूटर खराब हो गया। लेकिन कंप्यूटर नहीं खराब हुआ, कंप्यूटर एज अ सिस्टम काम करता है। कंप्यूटर में कई कंपोनेंट्स है, उसका कीबोर्ड एक कंपोनेंट है, उसका माइक एक कंपोनेंट है, उसका स्क्रीन एक कंपोनेंट है, उसका जो सीपीयू है वो एक कंपोनेंट है, प्रोसेसर एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है उसके। तो हम एग्रीकल्चर को बहुत जनरलाइज कर देते हैं, हम कहते हैं एग्रीकल्चर बहुत पिछड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर घाटे का सौदा है। बट एक्चुअली में जब तक एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम नहीं समझोगे तब तक तुम उसके सुधार के लिए बात ही नहीं करोगे। अरे भाई बीमारी को समझे बिना इलाज कहां संभव है? तो डॉक्टर डायग्नोस कराता है, आप कहते हो साहब पेट में दर्द है, साहब सीने में दर्द है, तो डॉक्टर डायग्नोस कराता है ना कि कहां प्रॉब्लम है, चलो हम डायग्नोसिस कर लेते, उसी की दवाई चलेगी। या कहेगा चलिए आज हम शुरू करते हैं सर, आज हम पैर का इलाज करते हैं, एक महीना पैर, अरे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर हाथ का इलाज करते हैं, बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं, खोजते खोजते 3-4 महीने बाद मुझे अच्छा लग रहा है पेट में प्रॉब्लम है, तब तक आपके जाने की बारी आ गई, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी वहां पे। तो यहां भी यही चीज चलती है। हम एग्रीकल्चर को हमें एक सिस्टम के रूप में समझना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर के अगर हम सिस्टम के रूप में समझते हैं, सो यहां पर बेसिकली पहला होता है इनपुट, जिसको हम लोग आगत कहते हैं। ठीक है, इनपुट। तो एग्रीकल्चर में मैंने कहा ना, निवेश, पूंजी, रुचि, समय, ये सब एक इनपुट का पार्ट होता है। दूसरा प्रोसेस, यानी प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है, और तीसरा आउटपुट, क्या निकल कर आया बाहर। यह भी इतना आसान नहीं है, प्रक्रिया और निर्गत। अब समझते जाना कि पेंडोरा बॉक्स यानी भानुमति का पिटारा खुलता जा रहा है। तो एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम की तरह काम होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग जगह पे बीमारियां हैं। अब अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट भी हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे फिजिकल इनपुट, भौतिक आगत, फिजिकल इनपुट यानी भौतिक आगत, इकोनॉमिक इनपुट, आर्थिक आगत, इकोनॉमिक इनपुट, और तीसरा होता है आपका ह्यूमन इनपुट। जो मनुष्य खेती कर रहा है वो खेती करना चाहता भी है कि नहीं, आती भी है कि नहीं, प्रगतिशील है या नहीं, वो खेती को अपनी रुचि के हिसाब से ले रहा है या मजबूरी के हिसाब से ले रहा है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो 3 तरह के तो इनपुट हमारे पास हो गए। अब जरा इसको और इस इनपुट को ही पहले हम समझ लेते हैं, सारा बवाल यहीं पर है। एज अ इनपुट हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम के अंदर पार्ट हुआ। अब इनपुट के बारे में बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर डायरेक्टली 2 तरीके से कैसे काम करता है। तो हम मान लो इसको एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में एक पार्ट होता है इनपुट पार्ट, बोलते हैं इसको इनपुट। तो इनपुट में जैसे मान लो सीड्स, बीज हो गए, जैसे फर्टिलाइजर, जैसे लैंड, जैसे इरिगेशन, राइट, जैसे मशीन, राइट, फर्टिलाइजर हो गया, जैसे बीज हो गया, खाद हो गए, भूमि हो गई, कैसी भूमि है, सिंचाई हो गई, मशीनें हो गई। ठीक है,
कैपिटल हो गया, ये सब इनपुट हो गया हमारा, ये सारे इनपुट्स हैं, ठीक है। तो इनपुट मतलब क्या लगा रहे हो, इनपुट मतलब आगत, क्या लगा रहे हो, ये व्यवसाय है। इसी हिसाब से जब व्यवसाय में जब आप इनपुट लगाते हो और उसके बाद फिर समय, श्रम, मेहनत, तकनीकी सब कुछ झोंकते हैं, तो अगली चीज आती है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट आता है, यानी क्या आपका लाभ निकल। तो आउटपुट जो होता है, जैसे हम उत्पादन हो गया, कितना गेहूं पैदा हुआ, कितना चावल, तो उत्पादन हो गया, उत्पादन की क्या कीमत हमें मिल रही है। तो ये दो चीजें जो होती हैं वो पहली सबसे बड़ी शर्त होती है एग्रीकल्चर के लिए। अब एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स होते हैं, इसमें आपका लेबर भी हो गया, दैट इज लेबर ऑल्सो, श्रम, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। तो ढेर सारे इसमें जो है वो हमारे इनपुट्स हो गए। अब एग्रीकल्चर, जो किसान की जिंदगी होती है, वो इन्हीं दोनों के बीच में चलती है। जरा ध्यान से समझना कि इनपुट कॉस्ट लगाई, लगा दिया खेती में, और अगर आउटपुट, आप लोगों ने एमएसपी नाम एक सुना होगा, पूरा किसान आंदोलन इस पे चला, बवाल चला। किसान आंदोलन में वो सभी शामिल थे जो गेहूं बेच ही नहीं रहे थे, ठीक है, वो एफआरपी पे काम करने वाले लोग थे, लेकिन एमएसपी की बात कर रहे। तो आपने क्या किया, एक बताया कि भाई इस पे हम बेचेंगे। तो इन दोनों के बीच में, यानी आगत और निर्गत के बीच का, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच का जो अंतर होता है, वही लाभ होता है, वही प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट बेसिकली उसके व्यवसाय का आउटपुट है। इसी प्रॉफिट पे वो अपना घर चलाएगा, वो अपने बच्चों की पढ़ाई कराएगा, वो अपने लिए कुछ निवेश करेगा, अगली फसल के लिए वो इन्वेस्टमेंट करेगा, अपने घर की टूटी छत ठीक कराएगा, ठीक है, अपनी वाइफ को साड़ी दिलाएगा या अपने माता पिता का इलाज कराएगा। सारा जो उसका जीवन चलता है वो इसी दोनों के गैप पे चलता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। अब जरा ध्यान से समझना, इनपुट कितने तरह के, और भी तरह के इनपुट होते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने यहां पर काम किया। अब भारतीय कृषि व्यवसाय के साथ क्या, मान लो मेरी कोर्स की फीस है, मैं इसको वेरी कर लेता हूं, ठीक है, अभी 2000 है, मेरा मन है कि मैं इसको 3000 कर दूं। कई बच्चों ने कहा सर जो आप योजना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसकी कीमत 15000 भी कम है, इतना ज्यादा डिबेट हो रहा है, तो ये 2000 रुपए तो इसके लिए कुछ भी नहीं, मूंगफली के दाने के बराबर है। तो मेरा मन है, मेरा व्यवसाय है, मैं उसको अपने लाभ को कितना बढ़ाना चाहता हूं, कितना घटाना चाहता हूं, मेरा क्या उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जागरूक हों, मेरा एक उद्देश्य ये है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस डायलेमा से तोड़कर निकले। कोई बात नहीं, हम इतनी फीस कम से कम रखें जिससे हमारी खाली सर्वर कॉस्ट निकल आए। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या किया, भारतीय कृषि के लिए जो सामान वो बेच रहा है वो फिक्स कर दिया, चाहे वो एमएसपी के नाम से फिक्स कर दिया हो, चाहे किसी भी नाम से। भैया हमने, सरकार ने तय कर दिया, जो खेती नहीं कर रहा है वो तय कर रहा है कि तुम कितने में बेचोगे, उतना भी मिल जाए। एमएसपी को लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन एक्चुअली में एमएसपी है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। इससे ऊपर किसान को कभी मिला ही नहीं, उतना ही मिल जाए किसान के लिए, कह रहा बहुत बड़ी बात है भैया हमारे लिए। अब जरा बवाल देखो, अब बवाल है कि ये तुमने कर दिया फिक्स। अब आज की खबर को समझ लेना, इसको तुमने कर दिया फिक्स कि भैया ये 2100 रुपए हम दे रहे हैं गेहूं का, इससे ऊपर नहीं पाओगे, इतना मिल जाए तुम्हारे लिए बहुत है, ये फिक्स कर दिया। इधर से क्या हुआ, आपने मनरेगा लगाया, तो मनरेगा में आपने मिनिमम वेजेस बढ़ा दिए कि न्यूनतम, पहले मान लो कोई 100 रुपए में काम कर रहा था, अब आपने कहा कि सरकार ही न्यूनतम 140 दे रही है। तो किसान ने कहा खेत में काम कर लो। तुमने देखा होगा धान की रोपाई होती है, गन्ने का जो है वो लगाया जाता है, रोपण किया जाता है, बोले हट हम जा रहे हैं मनरेगा में जा रहे हैं। तो अब क्या, वो उसको रोकने के लिए मुझे भी मिनिमम वेजेस बढ़ाने। तो समाज के लिए तो अच्छा है, लेकिन कृषि की क्या बढ़ गई, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। बीज में सरकारों ने बीज बैंक नहीं बनाए। ज्यादातर आज की डेट में हॉर्टिकल्चर सब्जियों में 70% से ज्यादा मार्केट पे जो पकड़ है वो प्राइवेट कंपनीज की है। और वो क्या होता है, हाइब्रिड बीजों के नाम पे, उन्नत बीजों के नाम पर, जीएम सीड्स के नाम पर वो बड़े महंगे बेचते हैं, तो सीड्स की कीमत बढ़ गई। फर्टिलाइजर, अभी मान लीजिए आपने, जैसे मान लो पोटेशियम की बात हो रही है, यूक्रेन में लड़ाई हो गई, फलानी जगह हो गई, हम ज्यादातर एनपीके में जो पी और के है, पोटेशियम हो गया और ये सारी खाद्य, पोटाश हो गया, ये हम बाहर से आयात करते हैं। अब फर्टिलाइजर की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, उर्वरक की। लैंड रिक्लेम करना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है, खेती पे बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है, उसकी उर्वरकता खत्म होती चली जा रही है, लैंड की कीमत बढ़ गई। इरिगेशन महंगा होता, ग्राउंड वाटर धपता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। नहरों का जाल जितना बिछाना चाहिए था नहीं बिछा पाई सरकारें, ज्यादातर ये राज्यों का विषय, नहरें जो है राज्यों का विषय बन गई और उन्होंने बहुत ढेर सारा भ्रष्टाचार में सब खत्म हो गया।
तो किसान क्या होगा, बोरवेल से उसको निकाल रहा है, डीजल से चलता है, या मान लो आपका जो इससे चल रहा है डीजल हो गया आपका। अब डीजल की कीमत क्या हुआ, सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया, डीजल की कीमतें पेट्रोल के बराबर पहुंच गई। अब ग्राउंड वाटर और नीचे चला गया, फिर बोरिंग करा रहा है, उसका खर्चा, इरिगेशन यानी सिंचाई की कीमत बढ़ गई, मशीनें महंगी हो गई, बढ़ गई। सरकार जो है भारत में मशीनें नहीं बना पाई, छोटी छोटी, हमारे किसानों के पास लैंड छोटा छोटा है, तो इतना बड़ा हाथी भर का ट्रैक्टर की क्या जरूरत है। पंजाब, तुम्हें पता है पंजाब में किसान आत्महत्या करने लगे। पंजाब में देखा देखी जो ट्रैक्टर था, तुमने देखा ना, ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, डांस वांस डीजे वीजे सब हो रहा था, वो वहां पे जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक बन गया। जितने ट्रैक्टर चाहिए थे उससे ज्यादा कर्ज लेके खरीद लिए गए, और जब नहीं चुका पाए तो लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये स्थिति हो गई, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, मान लो कैपिटल है, महंगा हो गया, उतने ज्यादा लोन लोगों को नहीं मिल पा रहे जिस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। अब लागत 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 बढ़ने लगी। अब लागत बढ़ने लगी, जरा ध्यान से समझना। अब क्या हुआ कि लागत और लाभ दोनों, जो सेलिंग प्राइस है, ये पहले गैप ज्यादा था, तो किसान इस लाभ से अपना जीवन चलाता था, घर मकान छप्पर, मां बाबूजी, बच्चे की पढ़ाई। धीरे 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 लागत बढ़ने लगी, लागत बढ़ने लगी, लागत बढ़ने लगी, लागत बढ़ने लगी। सेलिंग प्राइस फिक्स रखा आपने, फिक्स रखा आपने। क्यों? क्योंकि इस पर अगर आप बढ़ा दोगे तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी, तुम उपभोक्ता सामान खरीदने जाएगा, गेहूं महंगा, चावल महंगा, खाद्य वस्तु महंगी। तो जैसे ही खाद्य महंगाई बढ़ेगी, आरबीआई तुरंत जो है सुपरमैन बनकर आ जाएगा, बोलेगा अरे लोन महंगा करो। और जैसे ही तुम लोन महंगा कर दोगे तो ना तो मकान में निवेश होगा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा, बैंक लोन देना महंगा कर देंगे, सारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो इकोनॉमी तबाह ना हो तो इसीलिए क्या किया था भाई, कि खाद्य महंगाई ना बढ़ने पाए। खाद्य महंगाई बहुत बड़ा संकट होती है। अब नतीजा क्या हुआ, इनपुट कॉस्ट बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, और दोनों के बीच का ये फिक्स हो गया, ये बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के। अब जैसे ना चक्की के दो पार्टों में पिस जाता है गेहूं, वैसे किसान के पास प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अब इस प्रॉफिट मार्जिन में नंगा क्या नहाए क्या निचोड़े, वही वाली हालत हो गई कि क्या करे। जितनी लागत वो लगा रहा है वो कृषि से लागत नहीं निकल रही है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां इनपुट जो निकल रहा है वो कह रहा है खाली मेरा इनपुट ही वापस आ जाए। कई बार तुमने पढ़ा होगा, किसान टमाटर सड़क को फेंक देता है, आलू फेंक देता है, मिर्च फेंक देता है, भाड़ में गया यार, मेरी इसकी कॉस्ट ही 10 रुपए पर किलो आई है, तुम मुझसे 6 रुपए में खरीद रहे हो, तो मुझे तो घाटे में बेचना पड़ रहा है। भाड़ में इसको सड़क पे फेंक दो, मेरी लागत ही नहीं निकल रही है। तो जब लागत नहीं निकल, अब इसके आयाम देखना कितना गहरा है। भारत की 55% उल्टा चलना, वो अपनी आजीविका खोज रहा था। आजीविका से ही तो हम ये चलाते हैं कि घर में छप्पर लोग जाए, पक्का मकान बन जाए, शौचालय बन जाए, बच्चा पढ़ने चला जाए, आईएएस की तैयारी करना चाहता है कर ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इलाज हो जाए, पोषण मिल जाए, इसी लाभ से तो होता है। व्यवसाय का ये तो मतलब होता है, कोई व्यवसाय हम इसीलिए करते हैं ना। और ये पूरा निर्वहन पर आ गया कि जो पैसा लगाया वो वापस खाली मेरा लौटा है। बहुत बड़ी बात है, देखेंगे क्या हो सकता है, देखेंगे क्या हो सकता है। 2 वक्त का खाली खाना मुंह में चला जाए, जिंदा रहें, पुराने कपड़े पहन लेंगे, पुराने मकान में रह लेंगे, बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, उसको भी खेती में झोंक देंगे, लेकिन जिंदा रह लें। सब सर्वाइवल की बात हो गई है, अब लाभ नहीं है, सर्वाइवल है। सो इफ यू वांट टू इंप्रूव, अब कल पे हम आए, कल की क्लास का हमारा बेस तैयार हो गया, रियल प्रॉब्लम समझ में आ गई हमारी कि क्या क्या कर सकते हैं अब हम लोग, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। अब तुम्हें समझ में आया कि कृषि कितना बहुआयामी है। तो अब तुम्हें सबसे पहले इनपुट कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई एक फैक्टर नहीं है, एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम है। इरिगेशन क्या करे, 70 साल क्या किए तुम, क्यों नहीं नहरों का जाल बिछाए तुम यार, क्यों ड्रिप और स्प्रिंकल इसको मास लेवल पे क्यों नहीं ले गए? तुम किसान का कर्जा खाली माफ कर रहे हो, क्यों नहीं उसके लिए तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप किया एग्रीकल्चर का? अरे हम सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। भारत की 55% आबादी जहां से व्यवसाय ले रही है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्यों नहीं डेवलप किया? और मेरा स्टूडेंट जानता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूं तो उसका क्या मतलब है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो सेल्फ सस्टेन इकोनॉमीज को जन्म देता है, यानी स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्थाओं को जन्म देता है। अरे जब एक सड़क बन जाती है तो सड़क किनारे अपने आप ही व्यवसाय जनरेट हो जाता है, ढाबा, मकान, टायर पंचर, हाउसिंग सोसाइटी। तो एक एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्यों नहीं जनरेट कर रहे हैं ताकि एग्रीकल्चर भी सेल्फ सस्टेन हो जाए,
किसान तुम्हारे सामने हाथ न फैलाए। तो एग्रीकल्चर में तुम्हें जनरेट करना पड़ेगा। और अब तुम्हारे लिए जब गजोधर कल गांव से लौटेगा तो ढेर सारे क्वेश्चन लेके लौटेगा। भेजा है मैंने उसको सर्वे करने के लिए। तो जब आएगा तो उससे यही क्वेश्चन हमसे पूछना है कि इनपुट कॉस्ट कैसे कम करोगे। अब तुम्हें समझ में आया कि फर्टिलाइजर पे ये 60,000 करोड़ रुपए सब्सिडी क्यों दी जा रही। सब्सिडी मतलब होता है अल्पकालिक सहायता। हालांकि भारत में सब्सिडी का मतलब होता है ये हमारा हक है, तुम हमें गरीब रखो, हमें हमारा हक दो। हम सब्सिडी थोड़े समय के लिए देते हैं। यहां तो हमारी सरकारों ने जो पिछले से लेकर अब तक आजादी के बाद से हमारी पीढ़ियां सब्सिडाइज कर दी है। हम सब्सिडी को अपना हक मानते हैं, हम गरीबी को एक बहुत बड़ा तमगा मानते हैं, हम उसको जो है वो सोशल स्टेटस के रूप में ले लेते हैं। तो ठीक है, थोड़े समय के लिए दे दो। किसान कोरोना में प्रभावित है, इसको तो हम फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रहे हैं। मतलब अगर वो 10 रुपए का है तो सब्सिडी पे सरकार कहेगी 4 रुपए हम वहन करेंगे, तुम्हें 6 रुपए का देंगे, ताकि इनपुट कॉस्ट कम हो। हम सीड्स, हम सीड बैंक बनाएंगे, हम तुम्हें अच्छे सीड्स देंगे, सस्ते सस्ता सीड देंगे। किसान इंडिजीनियस सीड्स अपने बचा के रखे, प्रैक्टिस लेकर आए। लैंड को रिक्लेम करने का हम सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर आए ना, सॉइल हेल्थ कार्ड कई बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो स्वास्थ्य मृदा कार्ड में हम कह रहे हैं स्वास्थ्य को, तुम्हारी मिट्टी की हालत कैसी है, इसको यूरिया चाहिए, पानी चाहिए, क्या चीज चाहिए, इसको अम्लीय चाहिए, क्षारीय चाहिए, क्या है, हम तुम्हें बता रहे हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करो कि कम से कम पानी में खेती कर ले, पानी का खर्चा ना आए, उसको तरीके बताओ, जाल बिछाओ उसके लिए, उसको उसमें पैसा दो। एग्रीकल्चर नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। इसमें भी इनपुट में स्किल भी आता है, एक नई चीज है। अरे मैं किसान हूं, पता चला गेहूं बोते, वो नहीं है ऐसे जो है वो बगल में एक टांग लिया, उसमें यूरिया भर लिया, मेरे देश की धरती करते घूम रहे। अरे नए तरह से भी जो है वो एग्रीकल्चर होता है। हम अब नई नई चीजें लेकर आ सकते हैं, नीम कोटेड यूरिया लेकर आ रहे हैं, मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, छोटी छोटी मशीनें। मैंने चाइना की खेती देखी, चाइना के वैज्ञानिकों ने महिलाओं के हिसाब से, छोटे छोटे खेतों के हिसाब से एक व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें बनाई, जो बहुत मिनिमम कॉस्ट में आ रही है। तब जाकर चाइना भारत से बहुत कम हिस्से पे खेती करता है और भारत से 4 गुना ज्यादा उत्पादकता रहता है। तो हमें सबसे पहले इनपुट कॉस्ट घटानी पड़ेगी, साथ साथ इनपुट कॉस्ट घटाने के साथ साथ हमें आउटपुट भी तो बढ़ाना पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट घटानी है और आउटपुट बढ़ाना है, बहुत बड़ा चैलेंज है। एक साथ मल्टीपल फंड पे लड़ना है कि कैसे नए नए तरीकों से हम एग्रीकल्चर को इनहैंस कर सकते हैं।